बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। नाज़रीन, खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर आज कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में हुआ, जिसमें मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान और वफाकी वज़रा ने शिरकत की। इजलास में ईरान इसराइल जंग और इसमें अमरीका की शमूलियत के बाद खित्ते में पैदा होने वाले असरात पर गौर किया गया। एलामी के मुताबिक कमेटी ने इसराइली जारियत और अमरीका की जानिब से ईरान की न्यूक्लियर तनसीबात पर हमले की न सिर्फ मजम्मत की, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत ईरान के खुद दिफा के हक़ की भी तस्दीक की है। NSC के इस इजलास पर हम अपने प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में बात करेंगे, जबकि इसके साथ साथ आज कौमी असम्बली के इजलास में पाकिस्तान के सिफारती वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी दो टोक अल्फाज में कहा है कि भारत के लिए दो ऑप्शन है, वो सिंतास माहिदा मान ले, अगर नहीं मानेगा तो फिर पाकिस्तान जंग करेगा। दूसरी जानिब 11 रोज से जारी ईरान इसराइल जंग जारी है, जिसमें कल अमरीका एंटर हुआ और ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया। अमरीका का दावा है कि उसने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को मुकम्मल तबाह कर दिया है, जबकि ईरान उसकी तरदीद कर रहा है। अब हकीकत क्या है ये भी जानेंगे। और इसके अलावा ईरान ने अमरीका को सख्त जवाब देने का ऐलान कर दिया है, लेकिन सवाल यह है कि ईरान के पास खित्ते में अमरीकी मफादात को निशाना बनाने के लिए ऑप्शंस क्या क्या हैं। ईरानी पार्लियामेंट ने आबनाए हरम्स को बंद करने की मंजूरी दे दी है, लेकिन अगर ईरान आबनाए हरम्स को बंद करता है, जहां से दुनिया के 20% तेल की तहसील होती है, तो उसके दुनिया भर में क्या असरात मुरतब होंगे, तो में कितना इजाफा होगा, इन तमाम सवालों का जवाब लेंगे। जबकि प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में PTI की यू टर्न पर गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि अब KP हुकूमत ने बानी PTI से मुलाकात के बगैर ही सूबे का बजट पास करने का फैसला कर लिया। इन तमाम टॉपिक्स पर डिस्कशन के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सहाफ़ी तज़किया रिजवान रसी साहब, अनवर रज़ा साहब, सजाद मीर साहब और डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा, माहिर बिन-अक़वामी अमूर हैं, वो भी प्रोग्राम में मेरे साथ शामिल गुफ्तगू होगी। तो सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं पाकिस्तान के उस ऐलान, कौमी सलामती के उस एलामिया के हवाले से जो कि आज जारी किया गया है, क्योंकि जो जारी किया गया एलामिया है, यकीनी तौर पर पाकिस्तान की जो सफारती सतह पर जो खारजा पॉलिसी है और ख़त्ते में जो पाकिस्तान का असर रसूख है, उसके हवाले से उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको एड्रेस करना बाकी है। तो ख़ुद ख़त्ते की बदलती सूरत हाल में पाकिस्तान की जो सफारतकारी है, वो ख़ुद पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा चैलेंज है, इस पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। स्टूडियो से ज़रा मैं आगाज़ करूँगी रिजवान रज़ी साहब, जो इस वक्त सिचुएशन हम देख रहे हैं ऑन ग्राउंड, खुद ये पाकिस्तान के लिए कितनी चैलेंजिंग है, और क्या आपको लगता है कि जो एलामिया जारी हुआ उसमें तमाम तर चीज़ों को एड्रेस किया गया? देखिए, आज इस एलामिया के अलावा 2 स्टेटमेंट्स और जारी हुई हैं, एक तुर्की की तरफ से, एक सऊदीया की तरफ से। ठीक। और इन तीनों स्टेटमेंट्स के अंदर अमेरिका का लफ्ज़ मिसिंग है, USA का। और ज़ाहिर है कि अगरचे उसको कंडेम किया गया है और पाकिस्तान जो है वो सफारती हवाले से इसके साथ भी खड़ा है, और जितना पाकिस्तान खड़ा है, मेरा मतलब है कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान का ईरानी क़यादत के साथ इंटरेक्शन हो रहा है। अगर आप देखिए तो आज एक तस्वीर भी जारी करवाई गई जिसमें पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ईरान के सफ़ीर से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। कल उन्होंने टेलीफोन के ऊपर हमले के बाद ईरानी सदर से भी बातचीत की है। सही। और OIC का जो एलामिया, जो कि OIC इस हमले से पहले ख़त्म हो गई थी, उसके एलामिया जो है उसके अंदर भी पाकिस्तान ने बड़ा किरदार अदा किया है। तो सफारती हवाले से पाकिस्तान ईरान को जैसे कहते हैं ऑल आउट जाके सपोर्ट तो कर रहा है, लेकिन ज़ाहिर है कि इसके अलावा अगर ईरान की कोई डिमांड होगी, मतलब कि उसके ऊपर भी पाकिस्तान अपनी सलामती को पेश नज़र रखते हुए गौर कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि ईरान का क्राइसिस जो है उसका स्पिल ओवर हमेशा पाकिस्तान पे आता है। हाँ। जैसे कि 79 के अंदर जब रेवोल्यूशन आया तो हमारे ये लाहौर के गली कूचे जो थे ये ईरानी मुहाजिरीन से भर गए थे। बाकी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम उस वक्त कॉलेज दौर के अंदर थे, तो यहाँ पे ये भी हो चुका है, तो इसलिए हमें तजर्बा तो है इसका। लेकिन जिस तरह से सोल्जर ऑन द ग्राउंड ला के ईरान जो है वहाँ पे रजीम चेंज करना चाहता है, हाँ जी, मेरा ख्याल है ये किसी भी कौम की तौहीन है। और यही वजह है कि खामिनाई साहब के या मौजूदा हुकूमत के जितने भी बदतरीन मुखालफिन थे, अब वो अमेरिका के ख़िलाफ़ होने वाले मुजाहरों में नज़र आ रहे हैं। तो मेरा मतलब है कि मतलब ईरान की एक पुरानी सिविलाइजेशन है, उनकी भी कोई रिस्पेक्ट है,
वो उसके ऑनर के ऊपर, उस प्राइड के ऊपर शायद कंप्रोमाइज ना करें, ये मेरी राय है। ठीक है, मेरी राय गलत भी हो सकती है, लेकिन मैंने जो देखा, देखिए इसमें पाकिस्तान ने इंतहाई बेहतरीन तरीके से प्ले किया है, बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस लिए हैं। पाकिस्तान ने किसी पुरानी मोहब्बत को या अदम मोहब्बत को पेश नज़र नहीं रखा। पाकिस्तान का जो स्टैंड है वो असूली है। पैर दर पैर जिस तरीके से हालात बदल रहे हैं, वहां पर पाकिस्तान की स्टैंडिंग हो या पाकिस्तान की तरफ से आने वाली स्टेटमेंट्स हो, वो भी एक सवालिया निशान बनती जा रही है। सजाद मीर साहब चूंकि हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मैं उन्हें शामिल गुफ्तगू लाना चाहूंगी। सजाद मीर साहब, आज का जो एलामिया मंजर आम पर आया, यकीनी तौर पर आपकी निगाहों से भी गुजरा होगा। सर, अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद मार्को रूबियो ने एक बड़ा अहम स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि ईरान पर हमले के बाद जो मुल्क हमारी मजम्मत कर रहे हैं, पसे पर्दा वो हमारे साथ थे, वो सब मुत्तफिक है कि ये कार्रवाई जरूरी थी। तो जो आज का एलामिया है, आपको लगता है कि वो इतना स्ट्रांग था कि उसने मार्को रूबियो के इस बयान का तासुर जो है उसको भी जाहिर किया होगा? देखें, जो एलामिया है वो तो अलामती है, ठीक, कोई ख़ास बात उसमें नहीं कही गई जो पाकिस्तान पहले ना कहता रहा हो और या पाकिस्तान के तजिया नगार वो बात ना करते हों। यही पाकिस्तान कौम की फीलिंग और बयान की गई है। लेकिन आज एक बात गैर मामूली हुई है, गालिबन रूस से आई है कि कई मुल्क ईरान को एटमी वारहट देने को तैयार है। जी बिल्कुल बिल्कुल, यानी ये गैर मामूली बात है। आज तक नहीं हुआ कि किसी मुल्क को किसी दूसरे मुल्क में एटमी ताकत ने एटमी वारहट देने की बात की हो। ईरान को इसका एज इसलिए हासिल हुआ कि आपने उसकी इंस्टॉलेशन को तबाह कर दिया। सजाद साहब, कता कलामी की माजरत, आपका एक एक लफ्ज मेरे लिए सराखों पर। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि ये इस ईरान की तमाम तरह होल सिचुएशन को हम लोग प्रोग्राम के सेकंड सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। मैं स्पेसिफिकली यहाँ पर पाकिस्तान की सिफारतकारी, खारजा पॉलिसी और आज के एलामी के हवाले से सेगमेंट में गुफ्तगू कर रही हूँ। जी सजाद मीर साहब, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी तो उस दिन शुरू होती है जब जनरल हमारे फील्ड मार्शल साहब को वहाँ ख़ास तौर पर बुलाया गया था, हाँ ज़ुहराने पर, जी। और वाइट हाउस में दावत दी गई थी। तो आम तासुर ये था कि ये को पाक भारत जंग पर तो ऐसे शाबाश दी जाएगी जिस तरह इमरान खान को शाबाश दी गई थी और कहा गया था कि हम कश्मीर पर बात करने को तैयार हैं, जब तक कि उन्होंने कश्मीर का जिक्र नहीं किया था। असल बात ईरान पर गुफ्तगू करना होगी और शायद कुछ मदद मांगी जाए, शायद आप एबटाबाद के एयरपोर्ट मांगा जाए, शायद कुछ इस तरह की बातें और एयर स्पेस मांगी जाए। लेकिन जहाँ तक इत्तलात हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान ने इन सब से माजद कर दी और अपनी सूरत हाल भी बताई कि हम किस सूरत हाल में हैं। एक तरफ दुश्मन खड़ा है और वो हमें तबाह करना चाहता है, दूसरी तरफ आलम इस्लाम के साथ हमारे खुसूसी ताल्लुकात हैं और ईरान के साथ बहुत तारीखी ताल्लुकात हमारे जो हैं बड़ी मुश्किल के साथ एक तरफ एक डगर पर चले हैं। तो ये पाकिस्तान ने ये जो स्टैंड लिया है, ज़ाहिर है कि अब ये कहना कि पाकिस्तान अमेरिका के ख़िलाफ़ बात करे, वो तो इतनी देर पे इसराइल के ख़िलाफ़ भी बात कम लोगों का ख्याल है करता रहा है, बल्कि फ़लस्तीनियों की हमास जो लड़ाई लड़ रहा था उससे फ़लस्तीनियों की सपोर्ट में बोलता रहा है। अच्छा, लेकिन एक चीज सजाद मीर साहब जिसके ऊपर बड़ा बैकलैश आया है, ये जो पाकिस्तान ने इंडिया पाकिस्तान जंग के तनाजुर में डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए नामजद किया, उसके ऊपर जो हमारे ईरानी बहन भाई हैं या जो हमारा पड़ोसी इस्लामी मुल्क है वो हमसे थोड़ा खफा नजर आ रहा है। इसके ऊपर आपको क्या लगता है कि हुकूमत ने वक्त को क्या फौरी तौर पर अपने फैसले पर नजरसानी करना होगी? नहीं, फैसले पर नजरसानी नहीं करनी होगी क्योंकि हमारी भी मजबूरियां हैं। अमेरिका भी हमारी मजबूरियां समझता है, ईरान भी हमारी मजबूरियां समझता है। इस वक्त हम खुलकर जिस तरह ईरान की हिमायत कर रहे हैं, देखिए हमें टाइट रोप पे चलना पड़ रहा है। हम इस वक्त अमेरिका की मुखालफत मोल नहीं ले सकते, लेकिन इसके बावजूद भी हम चीन के लिए जो हमारे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं उसको भी अहमियत दे रहे हैं। इस वक्त खित्ते में सिर्फ अमेरिका नहीं है, अमेरिका ने तो बड़ा रास्त एक इकदाम किया है जी। और उसको पूरा चूंकि यूरोप सपोर्ट करता है, बाहर कुछ भी कहता हो लेकिन अंदर सारे के सारे इसराइल की हामी है। ऐसी इस सूरत में रूस और चीन का खुलकर हमायत करना ईरान की ये गैर मामूली बात है और इस पूरे ब्लॉक के साथ हम खड़े हैं और हम चाहते यही हैं। मसलन जो सऊदी अरब ने कहा है, हमने वो बात उससे ज़्यादा ज़ोर के साथ और ज़्यादा कुव्वत के साथ की है और जो अरब ममालिक ने ईरान की सपोर्ट में बात की है जो उससे कहीं ज़्यादा ताकत के साथ करना चाहिए थी, हमने उससे ज़्यादा ताकत के साथ की है। इस लिहाज से पाकिस्तान ने बहुत टाइट रोप पर
एक अच्छी हिकमत अमली का मुजाहरा किया है। ठीक है। और देखिए ये नाजुक मामला है। हाँ, बिल्कुल, आप बिल्कुल। कोई अमेरिका की दुश्मनी मोल नहीं ले सकते क्योंकि इस तो क्या खित्ते में लेंगे, और क्या भी लोग मिलेगा? आबाद कोई हैं ईरान को कुछ मिलेगा? और पाकिस्तान भी चूंकि अब 24 से 25 करोड़ आबादी वाला मुल्क है, ये जाहिर सी बात है हमें अपने मफादात को भी जो है ना वो सामने रखना होगा। डॉक्टर शाजी साहिबा की तरफ मैं बढ़ना चाहूंगी। डॉक्टर शाजी साहिबा, कितना बड़ा चैलेंज है खुद पाकिस्तान के लिए इस वक्त की खित्ते में रहकर कुछ ऐसे सफारतकारी के उसूल तय करना है कि जिससे पाकिस्तान के मफादात को भी नुकसान ना पहुंचे, लेकिन साथ ही साथ जैसे मैंने सदात मीर साहब से भी बात की, इस वक्त पाकिस्तानी कौम जो है वो इस बारे में बात करते हुए अक्सर सोशल मीडिया पर भी नजर आ रही है कि जो नोबेल प्राइज के लिए नामजदगी है डोनाल्ड ट्रंप की, उसके ऊपर पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो दोबारा से नजरसानी करे। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? देखिए, जो आपका लास्ट पॉइंट है उसको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट करना, ये बहुत, ना तो इसकी टाइमिंग ठीक है, ना इस डिसीजन के अंदर आपको कोई एज सच कोई पोटेंशियल नजर आता है। ये तो सिंबॉलिक रेलिवेंस भी इसकी नहीं है। इसको तो वेस्टर्न मीडिया में भी बहुत कवरेज नहीं दी गई, वो शायद खुद ही इतने शर्मिंदा थे, और मैं इस बात को अभी तक पहुंच नहीं पाई कि ये डिसीजन कहाँ से लिया गया, किन क्वार्टर से लिया गया, इसकी वजह क्या थी। हम इसको थोड़ा सा डिले कर सकते थे, हमारे पड़ोस में थोड़ी जंग लगी हुई थी। तो उसके अलावा जो आपका मेन क्वेश्चन है डिप्लोमेटिक स्फेयर्स का और हमारी डिप्लोमेसी का और रीजनल डिप्लोमेसी का, उसमें देखें किसी ने भी ये नहीं कहा कि अमेरिका ने कि जो है वो एग्रेसर नहीं है, या अमेरिका ने कोई इंटरनेशनल रूल्स को या इंटरनेशनल लॉज को फॉलो किया है। सबका यही कहना है कि ये एक एग्रेशन है और इस एग्रेशन को खत्म होना चाहिए, और हम इसके अंदर जो भी किरदार अदा कर सकते हैं वो करेंगे। अब मसला यहाँ पे ये है कि यहाँ पे किरदार जो है, ये कोई वो जंग तो है नहीं जिसमें आप हाथी और घोड़े लेकर जो है तलवारें उठा के जाएंगे। ये तो सारी की सारी जंग जो है वो बुनियादी तौर पे टेक वॉर है, जिसमें आपके जो एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर सब कुछ जो है वो, उसके लिए किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो अब हमें जो हमारे पास खबरें होती हैं या किसी तरीके से हम स्निफ कर लेते हैं, तो बहुत सी जगहों से ईरान को मदद मिल रही है और मिलती रहेगी, और उसका डिप्लोमेटिकली कहीं भी ढिंढोरा नहीं पीटा जाएगा। आज जो है वो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर रशिया गए हुए हैं। अभी 10 मिनट पहले आपके प्रोग्राम से पहले ही मैं फॉलो कर रही थी, वो सदर प्यूटन से मिल रहे हैं। 2 दिन पहले सदर पुतिन ने बहुत एक इंटरेस्टिंग बात की है। सेंट पीटर्सबर्ग में जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम हो रहा था, उन पे किसी ने यही सवाल किया जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि कौन खुल के मदद कर रहा है और कौन नहीं। तो सदर पुतिन ने कहा कि ईरान जो है, ईरान इज अ डिफिकल्ट कंट्री टू हैंडल, और उसमें उन्होंने फिर आगे से बताया कि वो डिफिकल्ट क्यों है। उन्होंने कहा जब हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो रही थी और हमने उस पर बहुत काम किया, तो ईरान रिलक्टेंट था सिक्योरिटी अम्ब्रेला के अंडर जाने में, और ख़ास तौर पे जो उनकी अभी की जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं और जो उनका जो क्वार्टर है, वो अपनी सारी बास्केट्स जो हैं वो एक रशिया की उसमें अपने सारे अंडे रशिया की बास्केट में नहीं रखना चाहते थे। तो वो थोड़े, उनको जब मदद की जरूरत होगी मदद उनको मिल जाएगी, लेकिन बहरहाल हर कंट्री की अपनी एक इंटेग्रिटी होती है। वो जब कहेंगे तो उनको मदद के लिए कहीं से भी इनकार नहीं होगा, बशमूल पाकिस्तान हो गया, रशिया है, चाइना है, और इवन जो है वो साउथ कोरिया की तरफ से भी बात हो रही है, और कि मदद की उनको कोई मसला नहीं है, बस वो खड़े रहें। चलिए, मैं इसके ऊपर डिटेल अगले सेगमेंट में चल के भी जरूर गुफ्तगू करूंगी। अनवर असद की तरफ बढ़ना चाहूंगी। अनवर असद, मैं गुफ्तगू को थोड़ा आगे लेकर चलना चाहती हूँ, क्योंकि हम पाकिस्तान की जो इस वक्त रीजन में यूं कह लीजिए कि स्टैंडिंग है ना, उसके ऊपर इस वक्त कमेंट कर रहे हैं। तो सर, आज जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के भी एक बयान आया इंडिया पाकिस्तान कशीदगी के हवाले से, उन्होंने कहा कि भारत ने सिंतास मुआहदा ना माना तो पाकिस्तान जंग करेगा। मतलब खित्ते में पहले ही 2 ममालिक जो हैं वो आपस में गुत्ता हैं, और अगर भारत भी इस मुआहदे के खिलाफ वर्जी कर देता है और पाकिस्तान अपनी तोपों का रुख भारत की तरफ कर देता है, तो हालात आपको किस तरफ इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं? बहुत शुक्रिया ज़रिया। देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये स्टेटमेंट पार्लियामेंट फ्लोर ऑफ द हाउस क्यों दिया? जी, क्यों दिया? बड़ा इंपॉर्टेंट उनका ये बयान है। एक तो उन्होंने पाकिस्तान का जो मुकदमा है वो बड़ा अच्छे अंदाज में लड़ा है दुनिया भर में, और देखिए उन्होंने ये बात इसलिए की है कि इस वक्त अनवर साहब, मैं सिर्फ इस चीज को बता दीजिएगा कि क्या मतलब जिस आपने कहा ना कि पार्लियामेंट का फोरम उन्होंने इस्तेमाल किया, दैट मीन्स कि वो अपने दौरों में ये मैसेज बाहर दुनिया को भी कन्वे कर आ गए हैं कि अगर ऐसा न हुआ तो फिर ऐसा होगा। देखिए, ये उन्होंने क्यों कर किया? एक तो देखिए जरा सूरत समझिए, पाकिस्तान
वाकई इस वक्त नाजुक दौर पर है और बड़े सेंसिटिव इनके इश्यूज है सफारती सतह पर। आप जरा आज के इलामे पे देखिए कि हम पर जब भी वक्त क़याम आता है तो हम बराह रास्त सजदे में पड़ जाते हैं। अब जरा गौर कीजिए कि पाकिस्तान की पोजीशन क्या है। पाकिस्तान ने अपने बरादर हमसाया मुल्क ईरान के साथ भी सफारती ताल्लुकात को बरकरार रखना है, हम अपनी सरहद तब्दील नहीं कर सकते। दूसरी तरफ अगर बिलावल भुट्टो जरदारी के इस बयान को लें तो वो डेफिनेटली उन्हें यह बयान इसलिए देना चाहिए था और उन्होंने दिया भी क्योंकि उन्होंने देखा कि जो हमारे फील्ड मार्शल और ट्रंप की मुलाकात हुई है उसके बाद हमारी जो सिफारती पोजीशन है वो बहुत बेहतर हुई है। इसलिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया क्योंकि भारत सफारती सतह पर पाकिस्तान अब जरा उनसे वन स्टेप अबव है और पाकिस्तान ने ये बर्तरी हासिल की है। अब पाकिस्तान उन्हें इस तरह की बात कर सकता है, धमकी दे सकता है। अदरवाइज आप देखिए जब भी देखें तो भारत ने हमें धमकी दी, क्रिकेट हमारे साथ नहीं खेली, हमारा पानी बंद कर दिया, हमें दहशतगर्द मुल्क करार देने के लिए कोशिशें की, दुनिया भर में हमारे खिलाफ सिफारती सतह पर क्या कुछ नहीं किया। लिहाजा ये जो स्टेटमेंट था बिलावल का इसलिए आया कि आपका ट्रंप और जो अमेरिका है उनकी जो सिंपथीज हैं इस वक्त वो आपके साथ है। शायद इसको मजबूरी जान लीजिए कि उन्हें हमारी और हमें उनकी जरूरत है। अगर आपने भारत को सिफारती सतह पर कमजोर करना है तो मैं समझता हूं कि आपको इस तरह की सिफारती नॉर्म की तरफ ही बढ़ना पड़ेगा कि आपको लफ्जी तौर पर मजम्मत भी करनी है इसराइल हमलों की और आपने अपने इलामे में अमेरिका की मजम्मत भी नहीं करनी, क्योंकि आप देखिए ना बराह रास्त अब तो अमेरिका जो है वो फ्रीक बन चुका है इस जंग में। अब पाकिस्तान ने अगर इस सारे इशू को कैश करना है तो फिर आपको भारत पर दबाव डालना होगा सिफारती सतह पर। इस मामले पे आपको अमेरिका को इस्तेमाल करने की जरूरत है। आपको दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जो पाकिस्तान का माली नुकसान हुआ है उसको पूरा करने की जरूरत है। अपने कर्जे रीशेड्यूल करवा सकते हैं। इन सारे पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं उनको बेहतर करने के लिए आपके पास बड़ा सुनहरी मौका है और आप ईरान की हिमायत लफ्जी तौर पर जारी रखिए, मजम्मत कीजिए। इसराइल की डेफिनेटली हमें करनी भी चाहिए और हम कर भी रहे हैं, लेकिन अमेरिका की इसलिए भी हम नहीं कर सकते कि आप देखिए कि हमारी मजबूरियां हैं। हमने माशी तौर पर आगे बढ़ना है, हमने दिफाई तौर पर आगे बढ़ना है, हमने इंडिया को सिफारती सतह पर तनहा करना है। पाकिस्तान के लिए ये सुनहरी मौका है। इसलिए आप देखें कि आज का जो कौमी इस्लामिक कमेटी का इलामिया आया है वो बड़ा बैलेंस था। हाँ, बिल्कुल जी 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 बड़ा बैलेंस था सिफारती सतह पर। वो पाकिस्तान के जो मफादात हैं, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी जो सलामती है उसके हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमें इसी तरह का स्टेटमेंट देना चाहिए आपका पॉइंट आगे और आपकी गुफ्तगू सुनने के बाद तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, वो लोग कहते हैं कि जब से आंखें खोली मीडिया को देखना और सुनना शुरू किया तो कहा जाता था कि पाकिस्तान में तारीख के सबसे नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है। मुझे लगता है कि शायद ये वो लम्हा है जिसमें हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में सफारती और खारजा पॉलिसी के लिहाज से इस वक्त जो है ना वो नाजुक तरीन मरहले से गुजर रहे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब आपको ज्वाइन करेंगे तो ईरान के हवाले से गुफ्तगू होगी कि ईरान के पास इसराइल तनाज़े में अब क्या क्या ऑप्शंस बाकी बची हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, ईरान इसराइल जंग में अमेरिका की शमूलियत यकीनी तौर पर ख़ित्ते के लिए और ख़ित्ते के अमन के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है और इस पर जो ईरान की तरफ से रद्द अमल सामने आया वो भी हमारे सामने है। हत्ता कि ये ज़रूर कहा जा रहा है कि जवाब ज़रूर दिया जाएगा लेकिन वक्त और जगह का तयन ईरान खुद करेगा। और फिर जैसे कि भी मेरे मेहमान भी मुझे बता रहे थे कि हाल ही में रूसी सदर से जो होने वाली मुलाकात है वो इस तनाज़े के हवाले से मज़ीद तशवीश का इजहार कर रही है। सजाद मीर साहब, ये फरमाइएगा इस वक्त ईरान के पास क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं इसराइल पर हमला करने के हवाले से और डोनाल्ड ट्रंप को रद्द अमल और अपना जवाब जो है ना वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के हवाले से? देखिए, जो अहम बात है वो कि खत्ते की सूरत हाल बदल गई है। पुतिन कहता है कि ये हमारे सिक्योरिटी अम्ब्रेला के नीचे नहीं आना चाहते थे और अब जो ये भी कह रहे हैं कि दुनिया में कई मुल्क उनको वारहेड देने को, एटमी वारहेड देने को तैयार है। अच्छा, वो एटमी वारहेड तो शायद ना ले किसी से, लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर उसको मिसाइल्स की ज़रूरत है जो इस वक्त उसका एक सबसे बड़ा स्ट्रेटजिक हथियार है तो वो उसको मिल जाएंगे। यानी कि उसके लिए मुश्किल नहीं होगा कि वो अपनी जंग को तवालत दे सके, तूल दे सके। और इसराइल के लिए एक लंबे अरसे के लिए, जैसे यूक्रेन से को रूस की लड़ाई में यूक्रेन को असला फराहम करके रूस के लिए मुसीबत पैदा की थी, वो मुल्क पैदा कर सकते हैं यही मुसीबत इसराइल के लिए ईरान को असला फराहम करके, और उसमें कई तरह के असले शामिल हो सकते हैं। ये तो एक तरीका है कि उसको इसराइल को किस तरह वो एंगेज करता है, उसका किस तरह मसूर रखता है, उसका किस तरह नुकसान पहुँचाता है। वो बनाए हुर्मुज़ को बंद करना ज़रा शायद उसके लिए, इसलिए अगरचे पास कर दिया उन्होंने वो बिल कि वो कर सकते हैं, लेकिन शायद इसलिए कि चीन को भी उसका नुकसान होगा, दूसरे मुल्कों के एशियाई मुल्कों को नुकसान होगा, अमेरिका को इसका कम नुकसान होगा,
वो ये करें या ना करें ये अलग बात है, लेकिन इस पूरी सूरत हाल में ईरान को अपने ऑप्शन बड़े गौर से देखने पड़ेंगे। यानी कि ऑप्शन तो ये भी बन सकता है कि वो डायरेक्ट अमेरिकन जो इस इलाके में इंस्टॉलेशंस हैं उन पर अटैक करे। वो एक नहीं है, बेशुमार हैं, हाँ, लेकिन वो गालबन अवॉइड करेगा कुछ देर के लिए, लेकिन इतने गुस्से में है कि वो अटैक भी कर सकता है। और इस सारी सूरत हाल का ताल्लुक ये है कि वो खित्ते को कैसे असेस करते हैं और उनकी कौन कितनी मदद करता है। कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगी, जो आपको लगता है ना एग्रेसिव रिस्पांस कहते हैं कि ऑन द स्पॉट, क्या मालूम होता है आपको कि कुछ ना भी किया तो बहुत सोचने के बाद भी हाँ ये जो है ना रद्द अमल में ईरान कर सकता है, आपका तजुर्बा क्या कहता है? नहीं, रद्द अमल में ये है कि जो वो उन पर मिसाइल फेंक रहा है उनका ख्याल है कि उनके मिसाइल कम हो जाएंगे, लेकिन ये हो सकता है कि वो ज़्यादा मिसाइल का हसूल करे और उसके बाद वो हमलों को तेज़ कर दे और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड मिसाइल हासिल कर ले और उनके हमलों से कोई उन्हें रोक नहीं सकता। बाकी वो आबना हुर्मत बंद कर सकता है, वो अमेरिकी इंस्टॉलेशन पे हमला कर सकता है, एक नहीं कई है, लेकिन क्या वो जंग इसराइल से बढ़ाकर अमेरिका के खिलाफ लड़ना चाहेगा या सियासी तौर पर इसको मुनासिब नहीं समझेगा, ये अभी भी बहुत बड़ा सवाल या निशान है। ठीक है डॉक्टर साहिबा, मुझे ये बताएगा, अमेरिका ने जो जौहरी प्रोग्राम तबाह करने का अपना दावा किया है, ये दावा आपको किस हद तक हकीकत पर मबनी नजर आता है? इसमें हकीकत सिर्फ इतनी ही है कि ईरान को पहले ही पता था कि ये अटैक होना है और वो अपना सब कुछ वहां से जो है वो उसे खाली कर चुके थे। लेकिन अगर इस पूरे सिनेरियो को हमें इससे भी ज्यादा डिटेल में समझना है और फ्यूचर में क्या होना है, तो 2009 में एक पॉलिसी पेपर छपा था ब्रूकिंग इंस्टीट्यूट का, और उस पॉलिसी पेपर को अगर आप पढ़ लें तो उसके चैप्टर्स के नाम ही जो हैं वो आपको हैरान कर देने के लिए काफी हैं। एक सीरियस रिसर्च पेपर है जिसका पहला चैप्टर है कि ईरान को परसुएट कैसे करना है, उसका दूसरा चैप्टर है कि ईरान को ट्रैप कैसे करना है। जी, तो उसमें चैप्टर्स की बात कर रहे थे कि किस तरह से ईरान को ट्रैप करना है। पहला चैप्टर उसे परसुएट करना है, दूसरा ये कि उसको परसुएशन में लाकर फिर उसको अटैक के ऊपर जो है आमादा करना है, फिर किस तरह से बीबी बेंजामिन नेतन्याहू का नाम बीबी लिखा हुआ है, कैसे बीबी को इन्वॉल्व करना है। अब ईरान के पास सूरत हाल ये है, अगर उस पॉलिसी पेपर जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है उसमें ये है कि अगर वो रशिया मॉडल पे चलता है तो फिर तो ठीक है, वो ट्रैप नहीं होगा, और अगर वो चाहता है अभी अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, अपने गुस्से के लिए, क्योंकि उसको उससे रिएक्शन चाहिए, तो अगर वो रिएक्ट करता है तो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और अगर वो अपनी जंग को सिर्फ इसराइल तक रखता है और इसराइल को ही जो है वो मलियामेट कर दे, तो वो ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ी एक नेकी करेगा, सर्विस होगी, और साथ में ये कि वो खुद भी बच जाएगा। देखिए रशिया जो है उसने जंग कैसे की, उसने रिसेंटली जो उनके ऊपर ये ड्रोन्स का हमला हुआ है, उनकी रेड लाइन को क्रॉस किया गया है, तो उन्होंने चुप करके बैठकर क्या किया, अपनी जो मिलिट्री ऑपरेशन है उसका नाम चेंज करके रख दिया वॉर जो है वो अगेंस्ट टेररिज्म, और उसमें कहा कि अब हम डीकैपिटेशन की तरफ भी चले जाएंगे। उन्होंने नहीं कहा कि हमारी जो न्यूक्लियर आपने ट्रायड है उसको हिट किया और रेड लाइन जो है वो रेडेस्ट ऑफ द रेड लाइन आपने जो है वो क्रॉस कर ली है, अब हमने आप नहीं है और पूरा ईयू जो है वो हमने बर्बाद कर देना। वो तो चाह रहे हैं कि आप ईयू की तरफ एक कदम बढ़ाएं और दुनिया को जवाब मिले। ईरान को भी यही करना है कि इसराइल पे वो अटैक करता रहे, और जहां तक हुर्मस का सवाल था, हुर्मस को बंद करने की जरूरत नहीं है, स्टेट ऑफ हुर्मस को सिर्फ अफवाह ही फैलाने की जरूरत है। तो वो जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो एक क्योस क्रिएट हो जाएगा मौशी सतह पर। ठीक है, अच्छा मैं रज़ी साहब ये बताइएगा कि जो खत्ते में जारी जंग है उसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप का एक्शन था, उसके बाद उन्होंने कई टीवी जगहों पे इंटरव्यूज पे अपने में ये कहा कि इस रद्द अमल के बाद, अमेरिका के इंटरवीन करने के बाद खत्ते में अमन होगा। लेकिन क्या वो जानता है कि जिस तरीके से ईरान को पता है कि उसका पाला इसराइल को पता है कि उसका पाला ईरान से पड़ा है, ये भी तो मुमकिन है कि ईरान अपना सारे का सारा गुस्सा इसराइल पर निकाल देगा, छेड़ेगा भी नहीं अमेरिका को। एक आज आपने मेरी फरमाइश पूरी करनी है कि अनवर भाई को मेरे से पहले वक्त दिया करें, क्योंकि उनको शिकवा रहता है कि उनको वक्त नहीं मिला। नहीं, अगले सेगमेंट का आगाज ही मैंने अनवर से करना था, केपी पे बड़ी उनकी नजर होती है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि देखिए मेरे ख्याल के अंदर वो ये है कि दुश्मन को वहाँ पे ज़रब लगानी होती है जंग के दौरान जिस पे उसको ज़्यादा तकलीफ हो या ज़्यादा नुकसान हो। इस वक्त यूरोप और अमेरिका का जो मुश्तरका तकलीफ है वो इसराइल है,
इसीलिए अमेरिका से जो उनके क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, लेकिन उनकी उतनी से मतलब आवाज़ नहीं है सोशल मीडिया के ऊपर, उनकी तरफ से ये इंफॉर्मेशन आज सुबह में सेमोर हर्ष ने भी इसमें थोड़ा सा हिस्सा डाला, एक दो और जर्नलिस्ट को भी मैं देख रहा था। अच्छा। उनका ये कहना है कि 50% के करीब ताल अवीब और हैफा जो है वो तबाह हो चुके हैं। अच्छा। पहले हैफा की तबाही जो वहाँ पे वो रिफाइनरी है उसकी तबाही का कहा कि जिससे सिर्फ पाइपलाइन डैमेज हुए हैं। फिर 2 दिन के बाद इसराइल ने तस्लीम किया कि उसकी बहाली के अंदर 2 से 2.5 माह लग जाएंगे, इसका मतलब है मेजर डैमेज हुआ है। वो कहते हैं कि जी इसराइल ने मीडिया कंट्रोल के जरिए ये डैमेजेस बाहर नहीं आने दिए, लेकिन 12 मंजिला तक की जितनी बिल्डिंग्स हैं वो कंक्रीट 12 मंजिला तक कंक्रीट की बनी होती हैं, वो फारग हो गई हैं। हाँ, उससे जो बुलंद बिल्डिंग्स हैं जो कि 12 मंजिला से ऊपर स्टील शुरू हो जाता है, तो स्टील वाली इंफ्रास्ट्रक्चर कायम है, अगरचे वो भी छीले गए हैं इर्द गिर्द से, लेकिन वो कायम है। लेकिन 12 मंजिला और उससे कम की बिल्डिंगें जो हैं इन इलाकों के अंदर तकरीबन 50% जो है वो गजा का मंजर पेश कर रही हैं। ये उनके अल्फाज है, मैं अपने पास से नहीं कह रहा। तो इसका मतलब है कि ईरान ने जहाँ पे हिट करनी है और उसे पता है कि जहाँ पे ज़्यादा तकलीफ होगी वो वहाँ पे हिट कर रहा है। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि ईरान के पास ये जो मिसाइल हैं ये बनाने की अपनी टेक्नोलॉजी है, उसको थोड़े से पार्ट्स तो चाहिए होंगे, लेकिन ज्यादातर वो डोमेस्टिक हैं, तो वो इनको बनाता जाएगा। एक आध और भी अभी है, एक और भी तरह का मिसाइल है जो ईरान ने अभी नहीं चलाया। खैबर शिकन उन्होंने चला लिया है, हाँ। सजील उन्होंने चला लिया है, एक दो और भी हैं जो कि अभी उन्होंने नहीं चलाए और वो उन्होंने चलाने हैं। तो मेरा ख्याल है मिसाइल टेक्नोलॉजी में वो चूंकि इसराइल से और खित्ते से काफ़ी हद तक आगे हैं, तो वो उसे इस्तेमाल करें। सही। अनवर साहब, मुझे ये बताइएगा कि ईरान ठान चुका है कि वो इसराइल को राख का ढेर बनाकर ही दम लेगा, क्योंकि जिस तरीके से भी कुछ पॉइंट्स रजी साहब भी यहाँ पर बता रहे थे, जिस तवातुर के साथ ईरान ने हमले किए हैं उसके बाद तो मीडिया भी ये रिपोर्ट कर रहा है कि वहाँ पे जो उनका एक सिस्टम है ना, जो सायरेंस का सिस्टम है, जो कि बताता है किसी भी अटैक से पहले कि लोग जो हैं वो बंकर्स में चले जाएं, वो भी जो था वो भी कोलैप्स कर गया है। किस कदर इस वक्त बुरी सिचुएशन में इसराइल? देखिए जरा, अमेरिका के ईरान पर जोहरी तंसीबात पर हमलों के बाद भी आप देखें तो ईरान ने इसराइल पर अटैक खत्म नहीं किए, बल्कि तेजी भी आई है उसमें। पहली बात तो ये देखिए, और दूसरी बात ये है कि ईरान कभी भी इसराइल पर जो हमले है वो नहीं रोकेगा। अगर रूस, जनूबी कोरिया और चाइना कोई दिफाई मदद करते हैं इसकी ईरान की, तो आप देखेंगे कि मशरिक वस्ता में जो उनके अमेरिका के 19 अड्डे हैं, जिनमें से 11 उनके मुस्तकिल नहीं है और 8 के करीब मुस्तकिल उनके अड्डे हैं, फौजी अड्डे हैं, उन पर भी वो अटैक कर सकता है। तो अनवर साहब, आपकी दानिश के मुताबिक चीन और रूस किस हैसियत में, किस तनाजुर में ईरान की मदद कर सकते हैं? देखिए, एक तो रूस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसकी, आप जरा गौर कीजिए कि अमेरिका, ये तीनों ममालिक की बात मैंने क्यों की। रशिया जानता है कि यूक्रेन की जंग में जितनी दिफाई मदद उन्होंने यूक्रेन की है उससे रशिया को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। माजी में भी अमेरिका ने रशिया को तोड़ने के लिए बड़ा किरदार अदा किया, उन्होंने $1 बिलियन वहां पे स्पेंड किए। जनूबी कोरिया को अमेरिका पहले धमकियां दे चुका है। चीन की अगर मैं बात करूं तो माशी तौर पर उन्हें कमजोर करने के लिए जो कुछ अमेरिका चाहता है कर रहा है, भारत के जरिए चीन को कमजोर करने की कोशिशें की जा रही हैं। तो अब उनके लिए एक मौका है कि अगर वो खामोशी से उनकी मदद करते हैं, जो कि खामोशी नहीं होगी, उन्हें पता होगा। अगर वो, आप देखें ना, इसलिए ईरानी जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने रशिया के प्रेसिडेंट से भी मुलाकात की और आयतुल्लाह ख़ामनेई का खत भी उनको दिया। इस तरह उनके चाइना से भी राब्ते हैं, जनूबी कोरिया भी उन पर बात कर चुका है। तो अगर उनकी इनको दिफाई सपोर्ट मिलती है तो मैं समझता हूँ फिर वो मशरिक वस्ता में जो अमरीकी अड्डे हैं उन पर भी अटैक किया जा सकता है। ये मुमकिनात में से शामिल है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप देखिए कि ईरान के इसराइल पर हमले अब भी जारी हैं, और मैंने आपको अर्ज किया था कि इसराइल की शिकस्त जो होगी वो अमेरिका की शिकस्त होगी। इसी वजह से अमेरिका इस जंग में कूदा है और अमेरिका ने उन पर अटैक किया है। आप देखिए ना, अमेरिका, देखिए ज्यादा से ज्यादा अमेरिका यही कर सकता था, उन्होंने किया, लेकिन जोहरी तंसी बात वो कह रहा है मैंने तबाह कर दी। अगर हम एक लम्हे के लिए उनकी बात मान भी लें तो अमेरिकी सदर कहते हैं हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया। जब आपने टारगेट अचीव कर लिया तो फिर आपका इस्तराब, आपकी परेशानी क्यों कर रहा है? आपको तो जंग रोक देनी चाहिए थी। यूरोप के जो ममालिक है उनके साथ जो आपकी गुफ्तगू हो रही है कि ईरान हमारे लिए मुस्तकिल खतरा है, अब भी समझते हैं अगर ईरान उनके लिए मुस्तकिल खतरा है वो क्यों है? आपने बिल्कुल दुरुस्त तरफ इशारा दिया अनवर रज़ा कि अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप ईरान को टारगेट करने के बावजूद इस वक्त जो है ना वो परेशान कुन हालत में ही है, और ये वाकई खित्ते के लिए इसके बावजूद एक बहुत बड़ा जो है ना ये अलमिया है कि नेक्स्ट क्या होने जा रहा है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसको ज़ेर बहस लाएंगे। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, आपको याद होगा वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी कि बानी पीटीआई आज हुक्म दे तो वो आज ही असेंबली तहलील कर देंगे, लेकिन आज कुछ अलग ही खबर नज़र आ रही है कि जो बजट के मामले पर उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे कि जब तक हमारी बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करवाई जाएगी, मतलब यानी कि एक कुलिया रखा हुआ था ना कि इसको सामने रख कर और बजट डिले किया जा सकता है जब तक बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं होगी, बजट पास नहीं होगा। आज कहा ही जा रहा है कि वफाकी हुकूमत बजट का बहाना बनाकर सूबे में पीटीआई हुकूमत का खात्मा चाहती है। तो फिर आपने पहले क्यों कहा था कि बानी पीटीआई कहेंगे तो असेंबली तहलील कर दी जाएगी? तो खासे मुतज़ाद बयानात है, समझ नहीं आ रहा कि पीटीआई की पॉलिसी क्या है। लेकिन अब ये ज़रूर बातें आ रही हैं कि शायद -1 की बाज़गश्त है। तो क्या पीटीआई इस वक्त जो उनकी पीटीआई की क़यादत है वो तनकीद की जद में है, लेकिन क्या अपने ही फैसलों से? सजाद मीर साहब, क्या वजह आपको नज़र आ रही है इस किस्म के फैसलों की पीटीआई में? असल में पीटीआई में कोई क़यादत तो है नहीं, यानी जो लोग भी मौजूद हैं वो कभी कल सियासी लीडर थे नहीं, एक दरमियाने दर्जे के लोग थे। वो अब उनका क़यादत उनके हाथ में आ गई है, वो तो बस उसको इंजॉय कर रहे हैं। और बात पे भी ये कहते हैं कि हमारी मुलाकात कराओ बानी पीटीआई से, मुलाकात कराओगे तो हम ये करेंगे, मुलाकात कराओगे तो हम हड़ताल बंद कर देंगे, मुलाकात कराओगे तो हम बजट पास करेंगे। अरे भाई, बजट तो आपको पास करना ही है। अगर आप पास नहीं करेंगे तो आपके सूबे का बजट ही पास नहीं होगा और आपके सूबे को पैसे नहीं मिलेंगे तो कहाँ ठहरेंगे आप? गवर्नर राज लगाने की तरफ रास्ते साफ करना चाहते हैं। तो वो अली अमीन गंडापुर तो खास तौर पर इस तरह के बयान देते हैं, हाँ जैसे लगता है कि वो वफाक के खिलाफ बिल्कुल लश्करकशी करने को तैयार हैं। वो सारा, और ये भी उनके बारे में कहा जाता है कि उनका किरदार मशकूक है, वो पता नहीं किसके कहने पे करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, और स्टेट को उनसे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा नहीं होता और हुआ भी नहीं। आज भी देखिए उन्होंने बयान दिए, जिस किस्म के वो बयानात देते हैं उससे पीटीआई को जरूर मुश्किलात का सामना करना पड़ जाता है मीर साहब। जी सामना करना पड़ता है, इसीलिए पीटीआई के अंदर कई ग्रुप हैं। यानी कि किसी ने कहा था कि 40 ग्रुप हैं, 40 लोग हैं, 40 ग्रुप हैं। हाँ जी। और जितने उनके जरा से नामवर लोग थे वो निकल गए। कुछ तो उन्होंने निकाल दिए हैं, जहांगीर तरीन वगैरह, अलीम खान, कुछ चले गए हैं, असद उमर चले गए हैं, शाह महमूद कुरैशी पता नहीं हैं कि नहीं हैं। तो अब ले दे के क्या रह गए? ये जो गौहर अयूब साहब हैं और अयूब साहब, सारे लोग, कोई पॉलिटिशियन इस लेवल के तो सियासतदान नहीं थे कि किसी पार्टी को लीड कर सके। इनके सपुर्द आ गई है, जो चाहते हैं कहते रहते हैं, जो चाहते हैं करते रहते हैं। और अली अमीन गंडापुरी इनका उस्ताद बने हुए हैं। वो ज़रा जिसे कहते हैं रौला डालना जानते हैं, और इससे ज़्यादा उनको कुछ नहीं आता। तो अनवर सर, क्या अली अमीन को पहले मालूम नहीं था कि सूबे के इंतजामी मामला जब मुतासिर होंगे तो मौशी एमरजेंसी का नफाज अमल में लाया जाएगा, जिसके बाद सूबा जो है वो गवर्नर राज के अंडर भी जा सकता है? तो इससे जब मतलब ये सियासी बसीरत में कहूँ इसको, अगर मालूम नहीं था तो फिर आज इस किस्म के फैसले क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि अपना खुद का कहा जब पीटीआई के मुंह पर आता है तो यकीनी तौर पर उनको सियासी हजीमत उठाना पड़ती है। ज़रियाब, आपको याद होगा मैंने गुज़श्ता हफ्ते आपसे अर्ज किया था कि ये बजट इमरान खान से मुलाकात के बगैर ही मंजूर हो जाएगा। बिल्कुल याद है, आपको याद होगा। देखिए, मैंने आपसे अर्ज किया कि अली अमीन गंडापुर जो हैं उनके जो बयानात हैं वो सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं, सियासी बयानात के अलावा कुछ भी नहीं है। उनके बयानात में खुद बहुत ज़्यादा तादाद है। आप देखिए ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारा इख्तलाफात मौजूद हैं अली अमीन गंडापुर को लेकर के। आज देखिए उनका जो स्टेटमेंट था, मैं सुन रहा था, मुझे हैरत हो रही थी कि आप देखिए उन्होंने कहा कि मैं पार्लियामेंट को जब चाहे खान साहब तो मैं इसको ख़त्म कर सकता हूँ। आप फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं पार्लियामेंट को साजिश के तहत नहीं ख़त्म कर सकता, इमरान खान के कहने पर ख़त्म कर सकता हूँ। अच्छा, ये गलती उन्होंने पंजाब और KPK में पहले की थी और उन्हें इस बात का बड़ा बखूबी अंदाज़ा है। ये स्क्रिप्टेड है सब कुछ, जो कुछ लिखा गया है, जो कुछ तयशुदा है, वो सिर्फ पढ़कर सुनाते हैं। ये सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए किया जाता है और वो कभी भी ना तो असम्बली तहलील करेंगे और ना ही इस तरह का कोई इक़दाम करेंगे जिससे एस्टेब्लिशमेंट जो है। लेकिन अकेली आवाम को बेवकूफ़ पीटीआई तो नहीं बना रही ना, पीपल्स पार्टी भी साथ ही है। पहले तो ये लोग कह रहे थे कि हम लोग ये बजट पास नहीं होने देंगे, एहतजाजी तहरीक चलाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कह रहे हैं कि मेरी जो पार्टी है वो सपोर्ट करेगी इस बजट को।
जरिया वंस अगेन मैंने आपको पीपल्स पार्टी के बारे में यही कहा था कि आप देखेंगे कि वो बजट पर वोट देंगे और बजट के और हुकूमत की हिमायत करेंगे। आज देख लें बिलावल भुट्टो जरदारी का स्टेटमेंट आपके सामने है, 2 हफ्ते कबल इस पर भी मैंने बात की थी और अली अमीन गंडापुर साहब की स्टेटमेंट के हवाले से भी बात की थी। आप देख लें, मैंने आपसे कहा था ना कि जिन लोगों ने बजट को मंजूर करवाना है वो मंजूर करवाएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डेफिनेटली हुकूमत का साथ देगी। ये सिर्फ वो जो गुफ्तगू करते हैं वो पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने के लिए अवाम में, या फिर इसे कहा जाता है सियासी ब्लैकमेलिंग कह सकते हैं, क्योंकि उनके जो मुतालबात है खुदकुशी मालूम होती है। अनवर रज़ा, आप कह रहे पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग, मुझे तो पीटीआई के खुद के लिए सियासी खुदकुशी मालूम होती है। नहीं, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने मुतालबात मनवाने के लिए इस तरह की हमेशा गुज़श्ता बरस भी उन्होंने बजट से पहले ये गुफ्तगू की थी और जो उनके मुतालबात थे वो मंजूर किए गए। फिर आप देखें ना, जिन लोगों ने इनको जोड़ कर रखा हुआ जो ताकत है, वो ताकत जब चाहेगी तो ये अलग होंगे, जब तक नहीं चाहेंगे ये बिल्कुल साथ रहेंगे। और ये जो मौजूदा सेटअप है ये बड़ा आइडियल सेटअप है ताकतवर हल्कों के लिए। हाइब्रिड मॉडल का उन्होंने नाम दिया, उन्होंने कहा कि ये अगर 90 से इंप्लीमेंट हो जाता तो आज पाकिस्तान कहां का कहां खड़ा होता। खाजा साहब ऐसी बातें करें तो आप और मैं कौन है? तो रिजवाना साहब, ये दोनों ही पार्टीज के हवाले से मैं आपसे बैक टू बैक कमेंट ले लेती हूँ कि एक तो ये कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जो आज कहा कि बाद में तरामीम हो जाएंगी, जबानी पीटीआई से मुलाकात होगी, क्या उन्हें पहले नमूर का अंदाजा नहीं था कि कोई मौसमी इमरजेंसी भी नाफिज हो सकती है जिसकी वजह से सूबा जो है वो विफाक के ज़रिए असर आ सकते हैं? और दूसरा ये भी कि ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि मेरी जमात सपोर्ट करेगी। आपको याद होगा शाजिया मनी साहिबा की तकरीरें और वो चौधरी मंजूर साहब की गुफ्तगू, एहतजाजी तहरीक चलेगी, ये किससे पूछ कैसे बयान देते हैं? देखिए, चौधरी मंजूर साहब तो मेरे भाई हैं, शरीफ आदमी हैं, तो उनकी पार्टी में अहमियत वही है जो मेरी इस प्रोग्राम में, तो इसलिए हम तो आपको बहुत अहमियत देते हैं, अब चौधरी मंजूर साहब का पता नहीं। अच्छा, चौधरी साहब को भी बड़ी अहमियत दी जाती है पीपल्स पार्टी के अंदर, लेकिन वो सिर्फ जो था वो वाला था जो अभी अनवर रज़ा साहब ने फरमाया है। मैं दूसरा थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट, जब ये इन्होंने स्टेटमेंट दी ना मौसूफ ने कि बजट पास नहीं होने देंगे, देखिए बजट पास ना होना किसी हुकूमत की नाअहली होती। अगर ये 30 जून तक बजट पास ना करते तो यकम को गवर्नर ने टेक ओवर कर लेना था, क्योंकि हुकूमत अगर बजट पास नहीं होता, यही हाल वफाक में होता है, अगर बजट की प्रपोजल जो हैं या बजट जो है वो काउंटिंग के अंदर जो है वो अपनी मतलूबा तादाद हासिल ना कर पाए तो वो हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद समझा जाता है, और इसे ही आप सूबे के अंदर ले जाइए। तो इसलिए इस तरह की स्टेटमेंट से अनवर रज़ा ने बिल्कुल बजा फरमाया कि ये जो बयानात हैं ये अपनी पॉलिटिकल रेलेवेंसी के लिए दिए जाते हैं। आपने पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिक्स को लोकलाइज कर दिया, डोमेस्टिक इश्यूज पे ले गए हैं, और डोमेस्टिक इशू भी तेरे मेरे वाले, हत्ता कि जब भारत के साथ या अब हमारे हमसाये में एक बहुत बड़ी जंग हो रही है, मेरा मतलब अमेरिका एक जंग में इन्वॉल्व हुआ है, तो हमें राइज अप करना चाहिए उसके ऊपर, बजाय इसके कि अपनी हुकूमत पे तनकीद करने के हमें फ्रीकैंड के हवाले से भी गुफ्तगू करनी चाहिए। एक नाजुक सूबे की हुकूमत है आपके पास जो अभी तक अमेरिका की पिछली मुदाखलत को भुगत रहा है, तो उस सूरत में अगर अमेरिका पाकिस्तान के किसी और हमसाये की तरफ आता है तो सबसे ज्यादा बुलंद आहंग आवाज अली अमीन साहब की होना चाहिए। लेकिन वो उन इश्यूज की बजाय प्योरली लोकल और इंटरनल पॉलिटिक्स के ऊपर इश्यूज के ऊपर अपनी पॉलिटिक्स करते हैं। मीर साहब ने दुरुस्त फरमाया कि वो जो एक बड़े लीडर वाला विजन होता है वो शायद नहीं है। अच्छा, चले मेरे पास एक मिनट बचा, मैं सजा मीर साहब को बड़ा मुख्तसर सा कमेंट देना चाहूँगी। ये मीर साहब पीपल्स पार्टी के हवाले से, जैसे कि मैंने बाकी दो मेहमानों से गुफ्तगू की, जब बिलावल सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर जो स्पीकर में मौजूद है, सिंध असम्बली में मौजूद जो लोग हैं, वो फिर कैसे मुखालिफत के हवाले से आवाज़ें उठा सकते हैं बजट की मंजूरी से पहले? असल बात यह है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल ना होकर उसका फ़ायदा उठाना चाहती है, लेकिन करेगी वही जो उसे एस्टेब्लिशमेंट कहेगी। जरदारी ने जब वो हुकूमत पर, पुरानी हुकूमत में थे, तो साफ कहा था मीटिंग में टेलीफोन लाइन पर कि मेरा एक ही बेटा है और मैं एस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत अफोर्ड नहीं कर सकता। ऐसा शख्स क्या सियासत करेगा? वो जिस तरह जो कुछ कर रहे हैं वो बड़े एहतियात के साथ आगे चलने के कायल है, और यही देखना चाहिए कि जो आसफ जरदारी कहेंगे भुट्टो वही बिलावल भुट्टो वही करेगा, और जरदारी नहीं चाहेंगे कि एस्टेब्लिशमेंट से बगाड़ के रखें या हुकूमत का जो सेटअप कायम हो चुका है उसके ख़िलाफ़ जाएं, इसलिए उसने तो साथ देना ही देना है हर सूरत में।
ठीक है, अब रज़ी साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मेरे पास 30 सेकंड से मैं क्लोजिंग की तरफ बस बढ़ूं। मैंने तो यही कहना था ठीक। कि देखिए ये जो मौजूदा इशू है इसके ऊपर हम ज़्यादा मेच्योर पॉलिटिक्स की तवक्को कर रहे हैं पीटीआई से। अभी भी पीटीआई में अच्छे लोग मौजूद हैं और वो जो इस वक्त खित्ते की सूरत हाल है उसके हवाले से अपने आप को रेलेवेंट मुझे तो अलीमीन गंडापुर साहब की जो सूरत हाल है ना वो पाकिस्तान की तरह मालूम होती हुई नजर आ रही है कि उसको भी बना के रखना है, उस करके रखना और अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी करना है। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।